जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं ग्रेट बुद्धा टीवी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और गठबंधन की इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी और एकदम से गठबंधन की को मात्र 19 सीटों पे सिमट जाना, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए भी लोग अब तैयार नहीं हैं, क्योंकि एक कारण यह भी था चुनावों के दौरान या ईवीएम के मसले को लेकर जिस तरह से लोग अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर रहे थे। फेसबुक पर 2 लोगों ने अभिव्यक्ति जाहिर की, तो जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, लोग शायद इस वजह से डरे हुए भी हैं। मगर हमारे साथ एक ऐसे शख्स आज मौजूद है जो कि राजनीति की बड़ी समझ रखते हैं। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के फाउंडर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनसे इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। कहाँ कमी रही है, गठबंधन के किस काम में कमी रही है, क्या कांग्रेस का साथ भी हमें लेना चाहिए था, क्या हमारे संगठनों की कमी रही है, क्या हमारे वोटर्स ने वोट नहीं दिया है गठबंधन को। तो इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी से। सर, आपका ग्रेट बुद्धा टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, सबसे पहला तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपकी राजनीति में सक्रिय हुए काफ़ी समय रह चुका है। आपकी खुद की पार्टी है, आप चला रहे हैं, उसका भी आपने जो है समर्थन गठबंधन के लिए कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी कम सीटों पर आना, क्या आपको लगता है कि जनता, उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर पर, क्या जनता भाजपा के साथ थी, गठबंधन से नाराज थी? देखिए, मैं अपने आकलन के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, जो ज़मीन पे मैंने सारा सब कुछ देखा है, भिन्न भिन्न मीडिया स्रोतों से भी जो चीज़ें मैंने समझी हैं, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो परिणाम आए हैं वो जनता में जो भावना थी, जो ज़मीन पे दिख रही थी, उसके विपरीत हैं। कम से कम जिस तरह के, आप देखिए 17 राज्यों में बीजेपी को 50% से भी ज्यादा वोट मिला है। 51%, 51.5%, 54%, 57.5% जो वोट मिला है, ऐसी कोई लहर जमीन पर नहीं थी। तो निश्चित रूप से इसके कोई और कारण भी हमें ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि आज जो स्थिति बन गई है, उस स्थिति में आप कोई भी कारण ढूंढ लीजिए, लेकिन कोई मानेगा नहीं। ये इलेक्शन जिस तरह से प्लान्ड वे में बीजेपी ने लड़ा है, सारी चीजों को उसने जिस तरह से मैनिपुलेट किया है, मैनेज किया है, वो सारी की सारी चीजें इस बात को निश्चित रूप से बताती हैं कि ये चुनाव फेयर नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, स्वच्छ चुनाव नहीं हुआ है। इसमें बहुत लोगों का योगदान है, बहुत बड़ा खेल इस पूरे चुनाव में है। जैसे मैं अगर आपको एक बात कहूं, मैंने बार बार कही भी, बार बार भिन्न मंचों से की, मीडिया के कई साथियों से भी मैंने की, सोशल मीडिया पे भी बार बार मैंने डाला। चुनाव आयोग का अगर आप आचरण पूरे उसमें देखें, तो पहले दिन से और आखिर तक, यानी जिस दिन चुनावों की उन्होंने घोषणा की है, चुनावों की तारीख की, तब से लेकर अगर कल तक का आप देख लें चुनाव आयोग का आचरण, तो बहुत बड़े संदेह के घेरे में है। उसका सबसे बड़ा संदेह का घेरा तो यही है कि मोदी और अमित शाह, इन दोनों के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत किसी ने की, उसने एक नहीं सुनी, एक नहीं मानी। यहां तक कि जो चुनाव आयोग के 3 सदस्य हैं, और उनमें से मिस्टर एक अशोक लवासा जी जो हैं, उन्होंने भी मोदी को जब क्लीन चिट, अमित शाह को क्लीन चिट, इन दोनों को क्लीन चिट देने पर अपना विपरीत मत उन्होंने रखा, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने उस मत को भी नहीं माना। यहां तक कि उन्होंने तो बस इतना तक कहा कि भाई मेरा मत है तो आप उससे रिकॉर्ड तो कर दीजिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जजमेंट होता है, 3 जजों की बेंच हो या 5 जजों की बेंच हो, और माना उसमें 1 या 2 जो जज हैं वो बहुमत के फैसले से सहमत नहीं होते, उनका डिसेंट वो मत होता है, विपरीत मत होता है, बेशक उनका विपरीत मत होता, लेकिन उसे जजमेंट में लिखा जाता है। यहां उनकी इस मांग को भी चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अशोक लवासा जी की इस मांग को भी ठुकरा दिया।
और कोई बात नहीं की। बीच में जो मीटिंग होनी चाहिए थी, हफ्ते में 2 मीटिंग होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। और 20-20, 25-25 दिन बाद जाके मीटिंगें हुई, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको डिसाइड करो, तब जाके मीटिंग हुई। तो जो इलेक्शन, जो चुनाव आयोग जिस चुनाव को करा रहा है, और इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, देश का चुनाव है, देश की 133 करोड़ आबादी के विश्वास का चुनाव हो रहा है, उसके मत की सुरक्षा का, और सही जगह उसका मत जहां उसने दिया वहां जाए, वो चुनाव हो रहा है। देश की भावी सरकार चुनी जानी जिसपे, उस चुनाव को चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के साथ में खड़े होके एक पक्ष के रूप में उसने चुनाव कराया है। बहुत सीधे शब्दों में अगर कहूं तो चुनाव आयोग ने मोदी के साथ में, अमित शाह के साथ में कंधे से कंधा मिला के उनका पूरा सहयोग करते हुए चुनाव कराया है। और इस बात पे केवल मैं नहीं, मीडिया में कितने साथी हैं, कितने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहां तक कि राजनीतिज्ञ जो हैं उन्होंने भी इस पे उंगली उठाई। हां, ये अलग बात है कि खुले रूप में नहीं कह सकते, जो खुला बिल्कुल सीधे सीधे कहना चाहिए कि भाई ये गलत इस तरह से हुआ है, ऐसे नहीं कहा, लेकिन सबने उंगलियां उठाई। प्रश्न चिन्ह बहुत जबरदस्त, आज तक किसी चुनाव आयोग पर या चुनाव आयोग पर इतने प्रश्न चिन्ह नहीं लगे जितने इस चुनाव आयोग पर लगे हैं। तो निश्चित रूप से इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। एक चीज मैं यहां अभी आपको और बताना चाहूंगा जिससे यह संदेह बहुत गहराता है। 2-3 चीजें हैं। अभी मैं एक वीडियो वायरल हुआ है, मैं उसे देख रहा था, वो है धर्मेंद्र यादव जी का, जो बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके लोकसभा क्षेत्र में एक बिलसी विधानसभा पड़ती है। उस बिलसी विधानसभा में जितनी वोटें पड़ी, उन्होंने बताया कि 1,88,210 या 212 के लगभग वोटें पड़ी, और इसका सर्टिफिकेट भी उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से, मतलब इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से दिया गया कि ये वोटें पड़ी हैं। लेकिन जब वोटों की काउंटिंग हुई, गिनती हुई, तो उसमें उस विधानसभा में 1,96,000 कुछ वोटें निकली। तो ये जो 8,000 वोटों का अंतर है वो कहां है? हालांकि उन्होंने तुरंत डीएम को अपनी शिकायत लिख के दी है और कहा कि भाई इस पे फैसला लें, लेकिन यह चीज इस बात को सिद्ध करती है कि जब वोटें पड़ी 1,88,000 है, तो 1,96,000 कहां से आ गई? 8,000 वोटें कहां से फालतू आ गई? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है। और यह गड़बड़ी उस बात से भी सिद्ध होती है कि एक वीडियो वायरल हुआ, बहुत वायरल हुआ, कि बंबई के एक साथी हैं, उन्होंने आरटीआई से इंफॉर्मेशन ली। उसमें पूछा चुनाव आयोग से, आपने कितनी ईवीएम इस दौरान ली हैं? तो चुनाव आयोग ने बताया कि 2 हमने कंपनियां हैं गवर्नमेंट की जिनसे हमने ली, एक बीएचईएल और एक आईसीएल करके हैदराबाद की कंपनी है। इनसे हमने 10-10 लाख जो ईवीएम है वो खरीदी हैं। यही बात उन्होंने, उस आरटीआई कार्यकर्ता ने उन कंपनियों से पूछी, क्योंकि वो सरकारी कंपनी है इसलिए इंफॉर्मेशन उन्हें देनी पड़ी। तो उनसे पूछा कि आपने चुनाव आयोग को इस दौरान कितनी ईवीएम सप्लाई की हैं? उन्होंने, कंपनी ने कहा कि 20 लाख हमने की हैं, 20 लाख इन्होंने की हैं। यानी दोनों कंपनियों ने 20-20 लाख जो ईवीएम है वो सप्लाई की हैं। तो 20 लाख यानी 40 लाख हुई। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 20 लाख हमें मिली, हमने लिए हैं। तो ये 20 लाख ईवीएम कहां हैं? तो फिर इस बात का जो संदेह है वो गहराता है कि जैसे ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि ट्रक में भरी हुई ईवीएम है, 3 व्हीलर में ईवीएम जा रही हैं, मजिस्ट्रेट की गाड़ी में जा रही हैं, साइकिल में जा रही हैं, गेस्ट हाउस में मिल रही हैं। मतलब ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये उस संदेह को गहराती हैं जो चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। और धर्मेंद्र यादव जी के उस बिलसी विधानसभा में जो 8,000 वोटें गिनती में ज्यादा निकली हैं, तो इस बात को पक्का करती हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम के माध्यम से इस इलेक्शन को जीता गया है। ये संदेह है सारे के सारे, और इन संदेह को दूर करने की अगर आज भी कोई जिम्मेदारी है तो वो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए, ताकि अगर ऐसा ही परिणाम हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, जो परिणाम है वो तो सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, कोई माने या ना माने। पर जनता के मन में अगर सवाल आते तो उस सवालों का निराकरण होना, संदेह का दूर होना निहायत जरूरी है। जिस तरह से आपने कहा कि ये पूरा संदेह भरा चुनाव रहा है, राहुल गांधी ने भी जब इन चुनावों की तारीखें तय की थी तब उन्होंने कहा था कि विरोध किया था कि चुनाव आयोग भाजपा से मिलकर तारीखें तय कर रहा है।
तो जब उनको पहले से ही आभास था, किसी तरह का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से भी नहीं दिखाई दिया, ना किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से दिखाई दिया। ईवीएम से उन्हें प्रॉब्लम थी, सबको ऐसा लग रहा था। वीवीपैट के भरोसे ये चुनाव किया गया। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले इसका विरोध होना जरूरी था या नहीं? नहीं, देखिए, जहां तक मैं मानता हूं कि जो पार्टी, या सीधे शब्दों में कहो कि भाजपा, उसे कहीं कोई आपत्ति इससे नहीं रही, तो यह संदेह जाता है, जैसी बातें भी होती रही, अब उनकी सच्चाई कितनी है ये एक वाकई में खोज का विषय है। पर एक सवाल तो लोगों के सामने खड़ा ही हो गया। तो ईवीएम से 2014 के चुनाव जीता गया जैसी खबरें आई, और ईवीएम से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और ईवीएम के माध्यम से ही ये सारा सब कुछ हुआ और आज वो जीत गई। ये एक चीज और आप इसमें देखें कि 350 या 52 जो सीटें जिस तरह से जहां जहां जिस जिस राज्य में, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे कर्नाटक में हो, और चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे उड़ीसा में हो, जिस तरह से ये सारे के सारे रिजल्ट पहले बताए गए एग्जिट पोल में, सेम वही निकल रहे हैं, सेम वही रिजल्ट, सेम जो। तो ये जो सारी की सारी चीज है, ये इस बात को, इस संदेह को और गाढ़ा करती हैं, और इस संदेह को पक्का करती हैं कि हो ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जहां तक आपने कहा कि इसका विरोध किया जाना चाहिए था, इसका विरोध पहले ही दिन किया जाना चाहिए था, और कांग्रेस को तो इसलिए भी इसका विरोध करना चाहिए था, जमीन पर उतर के करना चाहिए था, कि जब एक सैयद सुजा नाम के व्यक्ति, जिसने 2014 की पोल खोली कि भाई मैं भी उसमें था, किस तरह से हैक किया गया, ईवीएम के माध्यम से हैक होता है, और ईवीएम के माध्यम से 2014 का चुनाव बीजेपी ने जीता। और उस इंग्लैंड में जो वो मीटिंग हुई, जो वो सारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सब हुई, कपिल सिब्बल उसमें मौजूद थे। तो उसी समय जब उन्हें यह बात पता लग गई, तो उन्हें वही विरोध करना चाहिए था कि हम किसी हालत में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, और इसके लिए उन्हें सड़क पर उतरना चाहिए था। लेकिन सड़कों पर नहीं उतरे, चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया। आप वहां पे जा रहे हैं कोर्ट में क्या मिलना है आपको? कुछ मिला नहीं। कोर्ट में आप गए ना, देखा आपने क्या मिला आपको? एक भी बात, एक भी चीज कोर्ट ने उनकी नहीं मानी। भाई 50% जो पर्चियां हैं, वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियां, उनकी 50% पर्चियों की अगर आप गिनती करा लेते हैं तो इलेक्शन उसको सुप्रीम कोर्ट को क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब जिस चुनाव की प्रक्रिया आप 2 महीने 8 दिन कर रहे हैं, यह चुनाव की प्रक्रिया जिस दिन, पहले दिन से चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है, तब से लेके और जिस दिन तक यह रिजल्ट आया है, 2 महीने 8 दिन तक पूरी प्रक्रिया चली है। चुनाव आयोग कहता है, सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा जब देता है, एफिडेविट देता है कि ये अगर हम 50% वीवीपैट की निकलने वाली पर्चियों की गिनती कराते हैं तो इसमें 5 से 6 दिन ज्यादा लग जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 वो कहता है अपने एफिडेविट में कि हमें मैन पावर ज्यादा चाहिए, कि लोग ज्यादा चाहिए, और नंबर 3 वो कहता है कि उसके लिए हमें पंडाल बड़े लगाने पड़ेंगे। मेरा यहां, उसने, चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कराऊंगा, तो वो ये मना तो नहीं कर रहा कि मैं नहीं कराऊंगा, वो बता रहा है कि ये दिक्कत होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह बात समझनी चाहिए थी, और उस हालात में तो जरूर समझनी चाहिए थी कि जब 4 जजेस आके बाहर निकल के मीडिया से कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो भी उन 4 जजों में से एक थे, और यह मसला उनके सामने ही था। तो जब तुम्हारे सामने यह चीज आई है और तुम कह रहे हो लोकतंत्र खतरे में है, आज लोकतंत्र को बचाने की आपके हाथ में, आपके पास एक मौका है, और आपकी कलम में वो ताकत है, आप कर सकते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है 50% पर्चियों की गिनती कराने में? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। कारण क्या है ये वो जानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इससे लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो यह कराना चाहिए था। जितने भी सारे के सारे दल हैं, सारे के सारे चुनाव आयोग से शिकायत तो करते रहे, कहते तो रहे कि साहब इसे जो है आप बैलेट पेपर से करा लीजिए, लेकिन किसी ने भी सड़क पे आके विरोध नहीं किया, चुनाव आयोग को घेरा नहीं, इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दे दिया, भूख हड़ताल करते बैठ जाते कि होने नहीं देंगे चुनाव, अगर उससे नहीं कराया गया बैलेट पेपर से तो होने नहीं देंगे, ईवीएम से कराओगे तो हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे, कराने देते। एक पार्टी, जब तुम्हें जिताना ही है एक पार्टी को, तो एक पार्टी हम लड़ते ही नहीं, जिता लो, यही जिता लो, उसे लड़ने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई भी कठिन फैसला, ऐसा कोई भी कठोर कदम किसी भी पार्टी ने नहीं उठाया, जो इन पार्टियों की सबसे बड़ी भूल है। और मैं यहां इस बात के लिए और आगे करता हूं, आगे के लिए भी करता हूं
ये चुनाव तो हो गया लोकसभा का, 5 साल के लिए बात गई, लेकिन आने वाले 3 महीने बाद 3 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें दिल्ली है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, ये जो और ये आपका हरियाणा है, ये चुनाव होने हैं इनमें। तब आप क्या करेंगे? यही ईवीएम जो है ये सारी की सारी होंगी। देन आप आज ये लिख लीजिए कि आपका हारना निश्चित है, आप जीत नहीं सकेंगे। उन 3 राज्यों में निश्चित रूप से बीजेपी आपको हराएगी। चुनाव आयोग जो इसने फेवर यहां लिया है वही फेवर वहां करेगा। क्यों है? क्योंकि आप बीजेपी को समझे नहीं, आरएसएस को समझे नहीं। उनका मकसद है इस देश के संविधान को नेस्तनाबूद करना और मनुस्मृति को यहां पर लागू करना और संविधान की धज्जियां उड़ा के इसको खत्म करके जैसा चाहे हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्ववाद जो है उसके लिए जो भी वो पूरी भूमिका बना रहे उसको यहां पर लागू करना, और उसके लिए करेंगे वो संवैधानिक उसके माध्यम से ही। तो संविधान में प्रोविजन इस तरह का है कि कुछ प्रोविजन जो संविधान संशोधन के हैं उनमें आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति चाहिए, और आधे से ज्यादा राज्य इसी तरह से हासिल करेंगे कि इन राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे। और अभी आप देखना जो बहुत कुछ हमें लगता है इसकी संभावना है और संदेह भी जाहिर किए जा रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन्होंने कहा भी कि अब हम राष्ट्रपति से मिलकर कि भैया इसका जो अधिवेशन विशेष सत्र बुलाओ। मतलब क्या है इसका? इनको खरीदा जाएगा जो विधायक हैं, और तीनों राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें इनकी सरकार को गिराया जाएगा कांग्रेस की, और कर्नाटक में जो इनकी मिलीजुली सरकार है उसको गिराया जाएगा। ये सारे के सारे काम इन्हें करने हैं। पार्टियां नहीं समझी तो इसमें किसी और का दोष नहीं, ये पार्टियों का दोष इन्हें समझना पड़ेगा, विशेष रूप से कांग्रेस को समझना पड़ेगा। ये स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी निश्चित रूप से अगर लोग कांग्रेस के विकल्प के रूप में देखने की हिम्मत कर सकते हैं, देख पाते हैं कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पार्टी मुकाबला कर सकती है तो यह है, तो कांग्रेस को सिद्ध करना पड़ेगा और कांग्रेस को वॉच करना पड़ेगा। नहीं तो यही माना जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा लोग कह रहे हैं कि भाई ये पहले से ही सब प्री प्लान्ड है कि 10 साल कांग्रेस रह ली, भैया 10 साल बीजेपी, जो कि 10 साल हमें रहने दो भाई, जो भी कुछ करना है आराम से, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो ये सारे संदेह बढ़ते हैं। नहीं तो सिद्ध करके दिखाएं अपने आप को। उन्हें डर किस बात का है? उन्हें दिक्कत किस बात की है? सड़क पे आके लड़ो ना, क्योंकि आंदोलन किए बिना जो बहुत बड़े लेवल पे गंदगी होती है, सरकारी लेवल पे इस तरह की जो मैनिपुलेशन और ये सब कुछ होता है, ये देश में जबरदस्त आंदोलन, बड़ा आंदोलन, और वो भी सड़क पे करे बिना, ये कभी भी खत्म नहीं हुआ करते। इतिहास इस बात का साक्षी है। तीसरे मोर्चे को ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं पनपने भी नहीं देती हैं। इसमें मैं ये मानूंगा कि इसमें ये तो है ही, देखिए आप वो पनपने नहीं देंगे, वो तो सारे काम, बल्कि बीजेपी तो अब ये काम करने जा रही है, ये काम करेगी वो कि विपक्ष नाम की चीज रहने ही नहीं देगी। उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो 5 साल हैं, इन 5 साल में विपक्ष किसी भी तरह का हो उसको पूरी तरह से खत्म कर दे। तो जो भी छोटी मोटी पार्टियां हैं सबको तबाह कर देगी, क्योंकि इलेक्शन जो लड़ा जाता है, राजनीति जो करी जाती है वो पैसे से करी जाती है, और ये जब भी ये काम करते हैं तो पैसे पर बहुत तगड़ा आघात ये करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि इस बार इनकम टैक्स की रेट दनादन जो इन्होंने शुरू में करवाई, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि कहीं भी किसी भी तरह से पैसे का मूवमेंट ना हो सके, और इनका पैसे का मूवमेंट लगातार रहा। तो ये चीज, ये तो आप जानते हैं कि ये तो खत्म करेंगे। ये सोचना तीसरे मोर्चे को है कि वो तीसरा मोर्चा भी अपने स्वार्थों को छोड़ के इकट्ठा हो ईमानदारी से, और केवल चुनाव के समय नहीं, पहले ही इकट्ठा हो, कहे ठीक है हम अपनी पार्टी डिसॉल्व नहीं कर सकते, ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी पार्टी को हम इनके साथ में गठबंधन करके हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे, वो कहीं भी हो, चाहे प्रदेश लेवल पे हो, चाहे देश लेवल पे हो। ये इन्हें पब्लिक के सामने सिद्ध करना पड़ेगा, पब्लिक में ये भरोसा जगाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक में बार बार ये बात आती है कि यार ये जो है पहले तो लड़ते रहते हैं आपस में, और जब चुनाव आता है उस समय इकट्ठे होते हैं, और बनने के बाद में फिर ये बिखर जाते हैं। ये जो भावना है, ये जो धारणा है लोगों के बीच में, इस धारणा को खत्म करने की जिम्मेदारी इस तीसरे मोर्चे के लोगों की है। इन्हें ईमानदारी से इकट्ठा होना पड़ेगा। सही मायने में देखा जाए तो भाजपा कांग्रेस का विपक्ष जो होगा वो तीसरा मोर्चा होगा। आपकी क्या राय है? भाजपा कांग्रेस का विपक्ष जो होगा जी, वो तीसरा मोर्चा ही होगा। निश्चित रूप से होना पड़ेगा, तीसरे मोर्चे को विपक्ष बनना पड़ेगा। और ये मैं बार बार कहता हूं, हम उंगली उठाते हैं। देखिए एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है, मैं बार बार लोगों को कई जगह ये समझाता हूं, हर कोई जानता भी है। अगर मैं दूसरे की तरफ उंगली उठाता हूं
3 उंगलियां मेरी तरफ उठ जाती हैं। इसका मतलब यह है कि नेचर ये कह रही है, समझा रही है कि दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख। तो विपक्ष को, तीसरे मोर्चे के नेताओं को यह सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इकट्ठे हैं और लोगों के बीच में यह एक मजबूत संदेश सीधा सीधा जाना चाहिए। नहीं बे, अब ये जो है किसी तरह का केवल इनका चुनावी गठजोड़ नहीं है, वाकई में इस देश में एक विकल्प की राजनीति देने के लिए ये लोग तैयार हैं। एक और बात, मैं बड़ी बात कहूंगा, बेशक छोटी छोटी पार्टियां हैं, विरोधी से भी हमें सीखना चाहिए। मैं इस मामले में तारीफ करूंगा और वाकई में मैं इस बात का कायल भी हूं कि अमित शाह ने जिस तरह से भिन्न भिन्न जो छोटे ग्रुप हैं, चाहे जातीय हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे किसी के पास में 0.25% हो वोट, किसी के पास में 0.5 हो, किसी के पास में 0.75 हो या 1% वोट हो, कोई भी हो, उन सबको साथ में लिया उसने, सबको साथ में लिया और उनके हिसाब से जो कुछ बेस्ट हो सकता था उनको दिया भी। बाद में उसे मालूम है कि जब सत्ता मेरे हाथ में आ जाएगी तो मैं ही सब कुछ करने वाला हूं और करेंगे भी, इन सबका सफाया हो ही जाना है, कुछ इनको छोड़ेंगे नहीं। देखा जिस तरह से पूरे 5 साल में पीएमओ के हाथ में सारी शक्ति रही, कोई भी मंत्री कुछ नहीं कर सका, जो भी कुछ होना था पीएमओ से हुआ, यानी मोदी के हाथ में सारी की सारी शक्ति रही। यही अब भी होना है और अब इससे विकराल रूप में होना है। तो इनको भी सोचना चाहिए, उस सब के बावजूद ये नहीं सोच रहे, लेकिन उसने, अमित शाह ने इन सबको इकट्ठा किया, अपने साथ में लिया, तो एक अपनी संख्या बढ़ाई। आप इसका उदाहरण इस बात से भी आप देखें कि जो बिहार में है, बिहार में नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन किया, 5 उनकी 22 सीटें थी बीजेपी की, लेकिन उन्होंने अपनी 5 सीटें, जीती हुई सीटें छोड़ी और वो उसको दी, उन्होंने जो है नीतीश कुमार को, और 17 सीटों पर लड़े। आज हुआ क्या, 16 पे बीजेपी जीत गई, 16 पे नीतीश जीत गए, 32 सीटें आ गई। अगर वो अड़े रहते कि नहीं मैं 22 से नीचे एक भी नहीं देंगे क्योंकि 22 तो हमारी जीती हुई है, तो क्या होता है? नहीं है। ये चीज सीखने वाली है, क्योंकि जब मुलायम, ये अखिलेश जी ने और बहन जी ने जब ये समझौता गठबंधन यहां पे किया, कांग्रेस को भी उसमें अगर मैं साथ में ले लेते, और कांग्रेस को भी ये सोचना था कि 20 सीटें 15 सीटें नहीं, अगर तुम 10 सीटें भी लेते, आज तो कांग्रेस की एक ही रहेगी। हो सकता है अगर ये मिलकर साथ में लड़ते तो 10 की 10 जीत जाते, लेकिन उसने भी नहीं सोचा। सब अपनी मूंछों की दाब या अपनी पार्टी को खड़ा करने वाली कोई भी रणनीति हो, लेकिन अब तो सारे के सारे धराशायी हो गए। तो बहन जी का भी वहां जमे रहना कि नहीं हम इससे समझौता नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के चाहे उनके जैसे अनुभव रहे हैं उसको लेके, पर हमें बहुत बड़े व्यापक रूप से सोचना है, हमारा दृष्टिकोण बड़ा व्यापक होना चाहिए, हमारी समझ बड़ी गहरी होनी चाहिए कि हमें दुश्मन को कैसे हराना है, विपक्षी को कैसे हमें मात देनी है। वो चीजें नहीं हुई और अखिलेश जी ने तो कम से कम अपनी एक सीट भी उनको आरएलडी को दे दी, तो इतना तो उन्होंने किया। लेकिन अखिलेश और मायावती ये दोनों के दोनों जिस तरह से अड़े रहे और कांग्रेस को उनके साथ में नहीं लिया, वो नतीजा कहीं ना कहीं वहां भी घातक हुआ था, जब कांग्रेस अड़ी रही मध्य प्रदेश और वगैरह राजस्थान में, और यहां भी घातक हुआ है। यह विपक्ष को भी सोचना है हमें करना क्या है। विरोधी से सीखो यार, दुश्मन से अगर कोई अच्छी चीज है तो सीखने में दिक्कत क्या है। जिस तरह से आपने बात की कि अमित शाह ने सारे संगठनों और छोटी पार्टियों को जोड़ा, तो कहीं ना कहीं बसपा बहुजन समाज पार्टी का अपने ही सामाजिक संगठनों से दूरी भी कहीं ना कहीं नुकसान का विषय रहा। छोटी सारी राजनीतिक पार्टियों ने बिना कहे ही अपना समर्थन दे दिया, वो उनका अपना आत्मसमर्पण है कि हमें बहुजन समाज पार्टी को ही समर्पण देना है। लेकिन सामाजिक संगठनों के लिए अभी भी देखा जाए तो बसपा में कोई जगह नहीं है। नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कई मंच से कहता हूं, हालांकि लोग ये कहते हैं कि भाई बहन जी को सपोर्ट करो। कौन बहन जी को, किसने सपोर्ट नहीं किया इस बार? इस चुनाव में आपने देखा, हमने तो सबसे पहले बिल्कुल खुले रूप में कहा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, नोटा पर भी वोट नहीं डालना है, गठबंधन को वोट डालना है, एक भी वोट बटे नहीं, एक भी वोट कटे नहीं। और इसलिए हमने अपने कैंडिडेट भी खड़े नहीं किए, क्योंकि किसी भी हालत में गठबंधन का वोट कट ना जाए, क्योंकि हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो गठबंधन का वोट करेगा। इसी तरह से और साथियों ने भी सपोर्ट किया, जिन्होंने नहीं किया उनकी अपनी समझ है। मैं ये मानता हूं कि हमें देखना चाहिए कि हम राजनीति में हमें क्या करना है। जरूरी नहीं हम हर समय चुनाव लड़ें। उन सारी चीजों को देखते हुए हमने वो कदम उठाया। पर यह बात पूरा देश जानता है कि माननीय बहन जी ने एक बार भी जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, नई पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, कभी उनको इनवाइट नहीं किया। चाहे वो ये मान लीजिए कि उनके घर के अपनी 4 ही वोट हैं तो सही हो ना, 4 वोट, वो 4 वोट मिलेंगी और एक व्यक्ति, एक साथी, एक टीम आपको साथ मिल रही है काम करने के लिए,
क्या दिक्कत है आपको? लेकिन कभी उन्होंने इनवाइट नहीं किया, कभी इस तरह से साथ लेके नहीं चले। उन्हें लेना चाहिए था। और अभी भी मैं कहता हूं कि अभी भी अगर वो अपना रवैया चेंज नहीं करेंगी तो जो हालत हो गई है, हालात इससे बदतर होने वाले हैं। अब मैं बार बार यही कहता हूं, आप विरोधी से सीखें। बहन जी ने बार बार साथ लेने की तो बात छोड़िए, माननीय बहन जी ने यह बार बार कहा कि इन पार्टियों को, छोटी पार्टियों को किसी हालत में वोट मत दे देना, इनके कैंडिडेट को कोई भी चंदा नहीं दे देना, ये वोट काटने वाले हैं। अरे जबकि सारी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट भी नहीं खड़े किए, कैंडिडेट नहीं खड़े किए, उनके लिए काम किया, खुला समर्थन दिया हर जगह से। मेरे तो आप कम से कम 10 वीडियो आप इस तरह की देखते हैं, मैंने तो खुल के सपोर्ट किया, हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता संघ पार्टी ने खुल के सपोर्ट किया। तो बहन जी को भी ये सोचना चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूं कि एक तरफ वो अमित शाह जिसके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, पूरी सत्ता है, पैसा है, क्या कुछ नहीं है उनके पास में, 12 करोड़ लोग उनकी पार्टी के वो है, उस सब के बावजूद भी किसी के भी पास है उसको भी साथ में ले रहे हैं। ये नहीं सीख सकते आप। इतना बड़ा अहंकार है आपका कि समाज में आप मानती हैं कि आपके अलावा कुछ नहीं है, और नतीजा क्या है? आप तो ठीक है, आप तो हमेशा मौज में रहेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन अल्टीमेटली आप लीडर हैं तो आपको समाज के विषय में सोचना है। जिस समाज ने आपको आज तक इतना जबरदस्त समर्थन दिया है, जो समाज आज लगातार हर जिस व्यक्ति को भी बोलो, वो हर व्यक्ति कहता था कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, सबने साथ दिया, बनाओ भाई बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ। उस सबके बावजूद भी आप समाज के विषय में क्या सोच रहे हैं? आप समाज को सुरक्षा नहीं दे सकते, समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते, उसकी तरक्की नहीं करा सकते, तो क्या किस बात के लिए आपने पार्टी बनाई है? ये बहन जी को सोचना पड़ेगा और ये लोगों को भी सोचना पड़ेगा। भाई अपने नेता से ये सवाल जरूर पूछो, जैसे मोदी से सवाल पूछते रहे लोग, मोदी ने जवाब नहीं दिया, ऐसी बहन जी से पूछने की हिम्मत नहीं करते। क्यों नहीं पूछते हो आप? पूछो आप हमारी नेता हैं, आप समाज की नेता हैं, तो आप समाज को मजबूत करने के लिए क्या काम कर रही है बताओ तो सही। आप जिन लोगों को भेजती हो उनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग किस तरह से आते हैं ये सब लोग सब कुछ जानते हैं। आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, ये उनको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। और एक चीज मैं बहुत स्पष्ट रूप से आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, माननीय बहन जी से कहना चाहूंगा, बहुत समझदारी से, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हालांकि ये आप कह सकती हैं कि आपकी पार्टी का आंतरिक फैसला है, निर्णय है, पर बहन जी इतना मुझे बता दें, आप जिस ब्राह्मण को लेकर, जिस ब्राह्मणवाद को लेकर मान्य साहब काशीराम जी ने अपना पूरा आंदोलन खड़ा किया, जिसके विरोध में सारा आंदोलन खड़ा हुआ, लड़ाई लड़ी, संघर्ष हुआ, पार्टी खड़ी हुई, पार्टी जीत के आई, उन्हीं ब्राह्मणों को आपने अपने सर पे क्यों बिठा रखा है? सतीश चंद्र मिश्रा जी, अगर कहीं आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में उन्होंने, ममता जी ने रैली की तो बहन जी खुद नहीं गई, सतीश चंद्र मिश्रा को भेजा। कहीं भी और सतीश चंद्र मिश्रा को भेज रहा हूं। क्या आपको बहुजन समाज में कोई और ऐसा व्यक्ति, काबिल व्यक्ति नहीं मिलता, नहीं नजर आता? अगर प्रतिनिधित्व करना है तो वो करे समाज का जाके वहां, या पार्टी का वो करे, क्यों आपने बिठा रखा है? आप कह सकते हैं उसको। और यही नहीं, आपने आईटी सेल, जो आईटी सेल बड़ा महत्वपूर्ण इस समय हो गया है, और बीजेपी ने तो सारा अपने आईटी सेल का कारनामा जो भी करके दिखाया सबके सामने है, जिस तरह का प्रचार किया है, वो किसी भी तरह का प्रचार हो, तो आईटी सेल को भी आपने किसने हेड बना रखा? आईटी सेल का हेड किसको बनाया? आईटी सेल का हेड भी आपने सतीश चंद्र मिश्रा के दामाद को बना रखा, यानी ब्राह्मण को। तो आपके सर पे बैठा है कोई व्यक्ति, आप कर क्या रहे हैं? किस समाज की बात कर रहे हैं आप? बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के अच्छे लोगों की जरूरत है, उन्हें लेके आओ, और नहीं तो आप समझो समाज कब तक साथ देगा, समाज को भी समझना पड़ेगा। कल 2 खास बयान सामने आए। पहली बात तो जब जैसे ही चुनाव के रिजल्ट सामने आए तो नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यालय में जाकर समर्थकों को संबोधित करते हुए बोलते हैं, जो पहले बात कि ये जीत मेरी जीत नहीं, किसानों की, मजदूरों की है, जिनको शौचालय चाहिए थे उनकी जीत है, जो सेना में किसान जवान है जो शहीद हुए हैं उनकी जीत है, और जातिवाद को खत्म किया जाएगा। तो इस चीज से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या हम दलितों या पूरा बहुजन समाज को किस तरह से सतर्क रहना होगा? देखिए, जो उन्होंने कहा है, मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं, लगातार कहता रहा हूं कि मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो झूठ के अलावा उन्होंने पिछले 5 साल में कुछ नहीं बोला, और ये पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है, और सिवाय मतलब ये ड्रामा करने के और कुछ नहीं किया। कल भी नहीं किया, आज भी नहीं किया। ये कल जो बोला गया है ये भी एक ड्रामा है कि आप सब कुछ
बताओ कि मजदूरों के लिए है, मजदूरों की जीत है, किसानों की जीत है, लेकिन आप जरा बता दो कि मजदूरों के लिए क्या किया आपने। इतने सारे कानून आपने खत्म कर दिए जो मजदूरों के फेवर में थे। किसानों के लिए क्या किया आपने। किसान आज उसकी आत्महत्या का आंकड़ा 3 गुना हो गया, और आप आंकड़े जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन सोर्सों से ये सारी चीजें आ रही हैं सामने, 3 गुना आंकड़ा हो गया। किसान पानी के लिए तरस रहा है, उसको अपनी जो फसल है उसका उचित दाम नहीं मिल रहा। आपने खुद कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हम लागू करेंगे और किसान को उसकी लागत का C2 का लागत का जो C2 होता है उस पर हम 50% ज्यादा उसको उसकी लागत का मूल्य देंगे, लेकिन आपने वो नहीं दिया। और जो MSP आपने निश्चित किया, पूरे बाजार में आप जाके देखिए उससे नीचे बिक रहा है। किसान का जो वो है उसकी फसल है, चाहे वो गेहूं हो या कोई भी फसल हो, उस दाम से नीचे बिक रही है। आपने किसान के लिए क्या काम किया? कुछ नहीं किया। महिलाओं के लिए क्या काम किया? कुछ नहीं किया। शौचालय आपने क्या किए? आपने देखी होगी पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की रिपोर्ट बड़ी डिटेल में दिखाई कि शौचालय के नाम पे गड्ढे आपने खोद रखे हैं। जब आप गए वहां पे बिहार में जाके आपने बताया कि 1 हफ्ते में 6 लाख हमने जो है 6 या 8 लाख हमने शौचालय बना दिए हैं। तो उसी दिन पुण्य प्रसून वाजपेयी ने दिखाई। तो इसका मतलब यह है कि आपने 1 या 1.5 सेकंड में 1 शौचालय बना दिया। संभव है? ये नहीं संभव है, लेकिन बार बार उन्होंने प्रचार किया। और यहां तक कि जो उनका ये मिशन था, और कुरुक्षेत्र में उन्होंने एक मीटिंग की, और उस पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमने 98% जो शौचालय का स्वच्छता का वो है, हमने वो अचीव कर लिया है। लेकिन अगले ही दिन आपके पार्लियामेंट में आप ही का मंत्री रिपोर्ट पेश कर रहा, वो कह रहा कि हम उससे जो है 45% पीछे हैं। वो रिपोर्ट तो आप ही का मंत्री, आप ही की सरकार आपके कहे हुए आंकड़ों को झूठ बोल रही है, वो झूठा साबित कर रही है। तो केवल मोदी का काम क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना और सिर्फ कहना कि मैंने इनके, वो अपनी जो सारी करतूतें हैं इन सबको कह के उसके पीछे छिपा रहे हैं। बहुत सीधा सीधा सा है और पब्लिक इस बात को समझती है। लेकिन मैं फिर यही बात कर रहा हूं, क्या ये जो बहुजन समाज के नेता हैं उनको इनसे सीखना नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए हमें कैसे बात करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। आज की तारीख में अगर आप देखिए बहुजन समाज पार्टी के पास में निश्चित रूप से वोट हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है, लोग उनके साथ में, पर टीम कहां है? जो जमीन पे काम करने वाला कैडर है, जमीन पे काम करने वाला संगठन है, वो कहां है? कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं दिखाई देता है। और जब तक संगठन नहीं होगा आप कैसे काम करेंगे? दिल्ली में आप देखिए कि आम आदमी पार्टी को देख लीजिए। आम आदमी पार्टी अभी 4-4.5 साल हुए हैं, इतने भारी बहुमत से जीती, लेकिन उसका बूथ लेवल पे कोई आदमी नहीं है। एक अनिंदो चक्रवर्ती हैं जो NDTV में, उन्होंने बताया कि मैं जब दिल्ली में वोट डालने गया तो केवल और केवल बीजेपी के कार्यकर्ता मुझे वहां पर बूथ पर मिले, कोई और मिला ही नहीं। आप दुश्मन से सीखिए, आप जो विरोधी है आप उससे सीखिए कि उसने किस लेवल पे कहां तैयारी की है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सीखने की चीज है, जो अच्छी चीज है उसके पास में, संगठन को मजबूत बनाने की, पार्टी को खड़ी करने की, बात करने की, बोलने की, आप उससे सीखिए। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है कि माननीय बहन जी तो जो भी बोलती हैं 99% तो उसमें सब जो लिखा हुआ उसे बोलती हैं। क्या जरूरत है आपको लिखे हुए के बोलने की? जो मुद्दे हैं जनता के मुद्दे हैं, रोज के मुद्दे हैं, आपके सामने हैं, आपके दिमाग में होने चाहिए। बोलिए आप, ये दिक्कत है समाज की, ये है, उस पर बोलने में क्या दिक्कत है? ये वो एक ऐसी चीज है जो समाज पे या यूं कहो किसी भी व्यक्ति पर, पब्लिक पर जो इंप्रेशन जाना चाहिए, उसमें ये बहुत बड़ी बाधा है। ये आपको सोचनी पड़ेंगी। ये जो चीजें हैं आप सीखिए। देखिए मैं एक बात उससे कहूं, मोदी के आप देखिए गलत सलत दे रहा है, आंकड़े गलत सलत दे रहे हैं, बोले जा रहे हैं गलत सलत। जैसे बादलों से रेडार के जो संकेत हैं वो छुप जाते हैं, वो बादलों से कोई लेना देना नहीं है, रेडार के संकेतों का, सिग्नल्स का कोई लेना देना नहीं है। आज की तारीख में इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं है उसका लेना देना। अगर इस तरह से हो तो फिर हवाई जहाज तो कोई उड़ेगा नहीं। लेकिन आपने देखा घटाएं हो, कुछ भी हो, हवाई जहाज खूब उड़ते हैं, फाइटर प्लेन्स खूब उड़ते हैं, तो नहीं है, पर वो बोले जा रहा है। एक कुछ चीज मैं नहीं कहता कि आप गलत चीज बोलो, लेकिन ये चीज तो सीखो कि भी हमें बोलना है, पब्लिक को एड्रेस कैसे करना है। ये ऐसी कई चीजें हैं जिनको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप राजनीति भूल जाइए। क्योंकि अगले 5 साल में इस देश में दलितों का, मुस्लिमों का जो हाल होने वाला है, पिछड़ों का जो हाल होने वाला है, जो आरक्षण जिस तरह से खत्म कर दिया गया और उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और लोगों की जिंदगी मुहाल होगी, उसका दूसरा उदाहरण
मिलेगा नहीं आपको देखने के लिए। इसलिए अगर हम सजग नहीं हुए, हम सतर्क नहीं हुए, सड़क पर आंदोलन करने को तैयार नहीं हुए, तो समय आने वाला समय बहुत बुरा, बड़ा खराब समय होगा। पार्टियों को समझना पड़ेगा और ईवीएम से बिल्कुल इलेक्शन कोई भी ना हो, चाहे प्रदेश का या देश का कोई भी इलेक्शन ईवीएम से ना हो, इस बात पे सड़क पे आंदोलन करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, कल बहन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा ईवीएम चुनाव आयोग को तंज कसते हुए उन्होंने आंदोलन की चर्चा, जिस तरह से आप आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि जनता को खड़ा होना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर चुनाव से पहले वो इस मांग को रखती तो शायद आज चुनाव के जो नतीजे हैं वो देश के पक्ष में होते। निश्चित रूप से अगर जो बात आज कह रही हैं, और अभी भी मैं इस बात में करेक्शन करना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा, माननीय बहन जी अगर ये कह रही जनता को आंदोलन करना पड़ेगा, जनता आंदोलन से शायद कभी पीछे नहीं उठती, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए कि हम आंदोलन करें किसके साथ, किसके पीछे खड़े हों। तो जब नेता खड़ा होगा, नेता चलेगा आगे कि मैं आगे चला हूं, गोली लगेगी तो मेरे सीने पर लगेगी, मैं देखूंगा, लाठी चलेंगे तो मैं झेलूंगा। जब नेता आगे चलेगा, पूरे विश्वास से चलेगा, उसका दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर होगा, उसका विजन कहीं भी उसमें किसी भी तरह की जो है मतलब घटा घूम कुछ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ विजन उसका होगा, पूरे उसके दृढ़ संकल्प के साथ चलेगा। पब्लिक तो साथ चलेगी, पब्लिक अब भी साथ नहीं दे रही है, पब्लिक तो आज भी साथ दे रही है, पर जब आंदोलन करने के लिए नेता सड़क पे आता ही नहीं, एसी कमरों में बैठा ही रहेगा, पब्लिक कहां से आएगी? पब्लिक तो उसको तो आदी है बेचारी, पसीनों में, धूल में, धक्काड़ में, धूप में, गर्मी में, बरसात में जीने की आदी हो गई है, उसे एसी से कोई लेना देना नहीं। बट निकल के तो तुम आओ ना, तुम लीड करोगे तो पब्लिक निश्चित रूप से साथ देगी। और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। काश ये बात कहने में नहीं, अगर अमल में आ गई होती, जैसा मैं पहले से कह रहा हूं कि ये कहना नहीं होता, अमल में आके बहन जी खुद ही करती, इसमें क्या दिक्कत थी? नहीं करता राहुल गांधी, नहीं करता कोई और नेता, नहीं करता चंद्रबाबू नायडू, नहीं करता, नहीं जाने दो भाड़ में, बहन जी को करना चाहिए था। सबसे ज्यादा स्टेक तो हमारा लगा हुआ है, हमारी सबसे बड़ी दुर्गति होने की है, तो हमें अपने समाज को देखना है कि हमें समाज को कैसे प्रोटेक्ट करना, उसके लिए आंदोलन करना था, पहले ही करना चाहिए था। और किया जाता तो आपकी बात से सहमत हूं, नतीजे ये नहीं होते, नतीजे कुछ और होते, शायद वैसे होते जैसे हम सब लोग सोच रहे थे, जिस तरह के नतीजों की हम सब लोगों ने कल्पना की थी, जिसके लिए हमने काम किया था। पर मैं ये बात कहता हूं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज भी अगर इस बात को सोच रही हैं और माननीय बहन जी अगर ये बात कह रही हैं कि जनता को आंदोलन करना पड़ेगा, तो इतना करेक्शन करें, ये ना कहें जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। बहन जी को कहना चाहिए मैं सड़क पर उतरूंगी, आने वाला कोई भी इलेक्शन मैं ईवीएम से होने नहीं दूंगी जब तक बैलेट पेपर से नहीं होगा, नहीं तो अगर चुनाव कराएगा कोई तो मेरी लाश पर से चुनाव कराएगा, ये कहना चाहिए। लोग देखो कैसे नहीं आते साथ में, लोगों ने बिना इनके 2 अप्रैल का आंदोलन किया, देखा आपने भारत बंद। तो जब बिना नेताओं के लोग सड़क पर उतर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, तो लोगों के जज्बे की, लोगों की ईमानदारी की, उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। हर दिन वो तैयार बैठे हैं, लोग तो तैयार बैठे हैं कि कोई आए तो सही आंदोलन करने के लिए, लेकिन कोई आता नहीं तो क्या करें। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि अगर नेता ये करेंगे और बहन जी अगर ये करेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, तो करें, हम भी साथ में देंगे, पूरा कंधे से कंधा मिला के साथ में देंगे, कदम से कदम मिला के देंगे, हर तरह से तन मन धन हर तरह से हम लोग साथ में रहेंगे। ये तो होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और नहीं होगा तो हम भी लोग विचार तो कर ही रहे हैं, हम भी सारी चीजें देख के, नहीं होगा तो भाई आज नहीं तो कल हम निश्चित रूप से कदम हम भी आगे बढ़ाएंगे इस तरह का, क्योंकि अब बहुत हो गया, देखा नहीं जाता। और अगर बिल्कुल शांत ही बैठे रहेंगे या ऐसे कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें यह कदम उठाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों हमारे साथ थे एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी। सारे आंकड़े, सब तरह का विश्लेषण आपके सामने हो चुका है। आगामी 5 सालों में क्या करना है ये भी एडवोकेट सर ने बता दिया है कि किस तरह से आपको अपनी बुद्धि का, अपनी समझदारी का जो है परिचय देना है। साथ ही साथ एक ख़ास बात, जो एक मैसेज जो यहाँ से आज इस कैबिन से दिया गया है कि अगर बहन जी आंदोलन को लीड करेंगी तो वाकई में पूरा समाज उनके साथ आ जाएगा। तो साथियों, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। बने रहें ग्रेट बुद्धा टीवी पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सविता।